हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनकी स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो 5 मार्क्स में हमारे आते हैं। ठीक है, साइंस के एग्जाम के लिए क्लास 10 की हम बात कर रहे हैं, जो कि बेसिकली ये 13 मार्च 2019 का जो हमारा एग्जाम होने वाला है बेसिकली साइंस का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने पता लगाए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखकर, तो मैं ऐसा इस बात की गारंटी नहीं देती कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, बट अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आते हैं ना, फिर भी आपको इन क्वेश्चंस को आना चाहिए, बिकॉज इससे आपको आपके बारे में पता चलता है कि आपको कितना ज़्यादा याद है। अगर फ्रेंड आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन पता है, आपको ऑलरेडी ये चारों जो पांचों क्वेश्चन है वो आपको ऑलरेडी आते हैं, इसका ये मतलब है कि आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है और आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो आप अच्छे से ये सारे क्वेश्चन देख लें। उनकी प्रोबेबिलिटी भी है कि बेसिकली आ ही जाएगा। इन पाँचों में से अप्रॉक्सीमेटली जहाँ तक मुझे लगता है 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पूरी वीडियो को देख लीजिए। मैं आपको समझाऊंगी भी, एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर भी है, तो आराम से वीडियो देखिए। ऐसा ना सोचिए कि आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, बिकॉज आप फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं, उतना देर अगर आप वीडियो सुनेंगे आपको कुछ तो जानकारी जरूर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उन दोनों में क्या कंपैरिजन है, उन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है और कौन सी डिसिमिलैरिटीज़ है। ठीक है, तो उसकी बात करने के लिए कहा है क्वेश्चन में, तो बता दें कि उन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है। कि जो दोनों ही टेबल्स हैं, जो मेंडलीव की है और जो मॉडर्न है, उन दोनों में ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है उनको देकर ही उसको एज अ बेस बनाकर उन्होंने क्या करा है कि उसको ग्रुप्स में बांटा है। ठीक है, चाहे वो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल हो, चाहे वो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो। वही अगर हम बात करें दूसरी सिमिलैरिटीज़ की, तो जो फॉर्मूला है ऑक्साइड्स का और हाइड्राइड्स का जो कि एक एलिमेंट बनाते हैं, तो ये एक क्राइटेरिया लिया गया था दोनों की ही क्लासिफिकेशन में। मेंडलीव ने भी इसको एज अ क्राइटेरिया लिया था। मेंडलीव में तो एकदम क्लियरली वो बात दिखाई पड़ती है, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं मॉडर्न वाले में शायद ऐसा ना था, बट फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही है कि अगर आप एक ग्रुप के देखेंगे कि उनमें कैसे ऑक्साइड बन रहे हैं तो वो लगभग सिमिलर है। ठीक है, तो ये एज अ क्राइटेरिया दोनों में था। और अगर हम डिसिमिलैरिटीज़ की बात करें तो क्या है कि जो मेंडलीव टेबल था, जो मेंडलीव ने टेबल बनाई थी, वो हमारा एटॉमिक मास पे बेस्ड था। ठीक है, जबकि आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस चीज़ पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे। मेंडलीव का जो टेबल था उसमें हमारे 6 पीरियड्स थे। कितने पीरियड्स थे? 6 पीरियड्स थे, और 8 उसमें कितने थे? 8 ग्रुप थे। ठीक है, लेकिन जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 ही पीरियड्स हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, और 18 ग्रुप है। फ्रेंड मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी बता देती हूँ कि जितना भी पीरियोडिक टेबल के कम से कम 20 एलिमेंट्स, जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर जरूर याद कर लेना, उनका एटॉमिक मास याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं या तो यूजेबल हो सकते हैं। ठीक है, जो अगर हम बात करें नेक्स्ट डिसिमिलैरिटीज़ की, तो जो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें क्या हुआ कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में तो उसको लास्ट में रखा गया, एंड में रखा गया, लेकिन क्या हुआ कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाले थे उन्होंने क्या करा कि उसको थोड़ा सा मिडल में रखा। ठीक है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट थे उन्होंने उसको बीच में रखा पीरियोडिक टेबल के। जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, तो ठीक है प्रीवियस ईयर भी पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि एक 14 साल का बच्चा था। ठीक है, उसको क्या है, उसको ये दिक्कत है कि जो ब्लैक बोर्ड पे चीज़ें लिखी होती हैं तो वो उसे दिखाई नहीं देती। ठीक है, अगर 5 मीटर से ज़्यादा दूरी पर वो हो तो वो उसको दिखाई नहीं देती। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि भाई ऐसी उसको क्या दिक्कत है, वो किस चीज़ से सफरिंग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें कहा गया है कि ड्रॉ द डायग्राम टू शो दिस डिफेक्ट, और ये जो डिफेक्ट उसको दिखाई पड़ रही है, जो कि जिसकी उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका डायग्राम भी बना के समझाओ हमें। और सी पार्ट में कहा गया कि नेम द टाइप ऑफ द लेंस, कौन सा लेंस यूज़ करे कि वो सही हो जाए। ठीक है, ताकि उसको आराम से दिखाई देने लगे। डी पार्ट में कहा है कि नेम 2 पॉसिबल कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट, उसको ऐसा क्यों हुआ ये कारण बताओ। और ई में पूछा गया है कि ड्रॉ द डायग्राम टू शो हाउ दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड। पहले बोला था कि डायग्राम से शो करो कि डिफेक्ट क्या है, अब कह रहे करेक्शन किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि किस तरह का सोल्यूशन है। कि हमारे देखो वो बच्चा, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि हाँ दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहा। ठीक है, इसका साफ मतलब है कि उसे मायोपिया हो रखा है। ऑफकोर्स पता चल गया ना, मायोपिया हो रखा है। मायोपिक आई के लिए आपको क्या करना है, जो डायग्राम बनाना है इस तरीके का आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, जब आप इस तरीके, उसमें क्या होता है कि बेसिकली वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, रेटिना के आगे इमेज बन रही है, इसी कारण क्या हो रहा है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, दूर की चीज़ें उसको दिखाई नहीं दे रही।
और अगर हम बात करें कि अब कैसे सही करेंगे, तो कॉनकेव लेंस का यूज़ करके मायोपिक आई को हम सही कर सकते हैं। ये सब आपने पढ़ रखा होगा। और जो अगर हम बात करें, उन्होंने कहा था क्यों ऐसा हुआ, तो इसका यही कारण है कि भाई या तो क्या हुआ होगा कि इसकी जो फोकल लेंथ होगी उसके आई लेंस की वो डिक्रीज हो गई होगी। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो उसका आई वॉल था वो इलॉन्गेट हो गया। ठीक है, इनमें से दोनों कारण हो सकते हैं। तो फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। करेक्शन किस तरीके से करेंगे, तो आप कह देना कि ठीक है इस तरीके से हम करेक्शन कर सकते हैं। आप ये डायग्राम बना दोगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हमारा कि सेक्सुअल और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन का तरीका है उन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसमें क्या होता है, केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसमें 2 पेरेंट्स नहीं चाहिए। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि उसमें बेसिकली जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो बेसिकली ऑफस्प्रिंग हुए हैं, जो बेबी हुआ है, वो बेसिकली पेरेंट्स की तरह एकदम डिट्टो लगता है। ठीक है, जरा सा भी इधर से उधर नहीं लगेगा, वो बिल्कुल डिट्टो लगेगा। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो भी हमारी ऑफस्प्रिंग है, कह सकते हैं कि वो अपना बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा नहीं लगता, वो थोड़ा सा अलग लगता है। ठीक है, लेकिन जो कुछ फीचर्स होते हैं उसके दोनों पेरेंट्स के साथ थोड़े थोड़े मिलते हैं। वही अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो सेल जो है इसमें डिवाइड्स करता है माइटोटिकली। ठीक है, इसमें माइटोटिकली करता है कि जो अगर जितने हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे वही बाद में भी रहते हैं। लेकिन मियोसिस में क्या, इसमें क्या है कि माइटोसिस भी होगा, मियोसिस भी होगा। ठीक है, दोनों डिवीजन इसमें इन्वॉल्व होती है। तो यही हमारा एक मेजर डिफरेंस है। और साथ ही हमारा नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते। ठीक है, कोई गैमेट्स नहीं बनते, लेकिन हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स प्रोडक्शन होता है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती, लेकिन हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड हैव लेस अडॉप्टेबिलिटी, उनके अंदर जो अडेप्टेबिलिटी की क्षमता है वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि इवोल्यूशन तो होना नहीं है, तो इसलिए अडेप्टेबिलिटी के चांसेस कम बनते हैं उनके। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनके पास ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनकी अडेप्टेशन हो सके। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें जो कि हमारे 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है हमारा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, कि बेसिकली न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाओ और ये दिखाओ कि किस तरीके से वो फंक्शन करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो न्यूरॉन है वो उसके पास क्या है कि पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को वो डेंड्राइट के थ्रू जो है वो सेल बॉडी, आपको पता है कि न्यूरॉन्स में क्या होता है, एक डेंड्राइट्स है, सेल बॉडी है। तो ये जो सारा का सारा काम किस तरीके से होता है अभी हम समझेंगे कि ये जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो सारा हमारा एक्सॉन के थ्रू जाता है। फाइनली जो एक्सॉन की एंडिंग है वो पास हो रही है, ठीक है, नेक्स्ट न्यूरॉन से। ठीक है, एट द साइनेप्स एज सून एज द इम्पल्स रीच द डेंड्राइट्स, कि जैसे ही जो हमारा इम्पल्स है वो डेंड्राइट्स में पहुंचेगा एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वहाँ पे जनरेट होगी। ठीक है, जल्दी जल्दी वहाँ पे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट होगा और फिर वो जो उसमें केमिकल चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे न्यूरॉन में। और जब इम्पल्स जो है वो रीच कर जाएगा एक्सॉन में, एक्सॉन की एंडिंग में, तो कुछ जो केमिकल्स और ज़्यादा रिलीज होंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि वो नेक्स्ट न्यूरॉन में पहुंचेगा। और ये जो केमिकल है उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से भी जानते हैं। तो अब यहाँ पे हम डायग्राम देख लेते हैं कि क्या क्या डायग्राम में दिखाया गया। आपको ये पता चल रहा है कि जो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ये थोड़ी अलग अलग तरीके से जो निकल रही हैं लंबी लंबी चीज़ें, दिस इज डेंड्राइट्स। ओके, ये हमारा बीच में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन है सेल बॉडी के बाहर वाला, थोड़ा सा लिक्विड टाइप में होता है, इसको कहते हैं सेल बॉडी। तो जो भी हमारा क्या है कि डेंड्राइट्स के थ्रू कोई भी जो इन्फॉर्मेशन थी वो आई, फिर सेल बॉडी से पास होती हुई वो क्या हुई, एक्सॉन में जाएगी। ठीक है, एक्सॉन में वो पास होती रही, इस तरीके से नर्व की एंडिंग में पहुंचेगी। तो यहाँ पर क्या है कि ये हमारे, ये आपको कुछ साइनेप्स नर्व एंडिंग दिख रहे हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो हमें दिख रही है नर्व एंडिंग, ये है, जैसे कि मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, ये हमारी नर्व एंडिंग है। ठीक है, तो अब दूसरे न्यूरॉन से ये कैसे जुड़ेगा। ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम में बहुत सारे न्यूरॉन जुड़े हुए हैं, तो ये किस तरीके से जुड़ेंगे कि नेक्स्ट वाले की जो हमारा ये नेक्स्ट वाला नर्व रहेगा तो उसके डेंड्राइट से ये सारी की सारी चीज़ें जुड़ेंगी। यहाँ पे एक इम्पल्स स्टार्ट होगा, केमिकल जनरेट होगा और उसके थ्रू क्या होगा कि जो सारी की सारी इम्पल्स इस वाले न्यूरॉन में पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो न्यूरॉन है वो हमारा वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो वो कहता है कि व्हाई डज मिसेस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मिसेस की फॉर्मेशन क्यों होती है व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर, जब हम वाटर में क्या करते हैं कि सोप को डालते हैं, ठीक है, साबुन को डालते हैं,
तो जब एक मिसल्स बनता है तो इन अदर सॉल्वेंट सच इज द इथेनॉल ऑल्सो, अगर हम इथेनॉल में बनाए तो क्या होगा ये भी आपको बताना है। तो आप बता देना कि जो सोप है, जो साबुन है, वो बेसिकली हमारा सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड का। जो दोनों एंड्स है सोप मॉलिक्यूल के, उनके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। जो दोनों एंड्स है सोप मॉलिक्यूल के, उनके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। जो आयनिक एंड है वो हमारा हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक है। इट डिसॉल्व इन वाटर विद द हाइड्रोजन चेन इज हाइड्रोफोबिक, लेकिन हाइड्रोजन का चेन जो है वो हाइड्रोफोबिक है। तो इसका किस तरीके से आप याद रखेंगे, जो आयनिक एंड हाइड्रोफिलिक है उसको क्या है कि हाइड्रो मतलब पानी से उसको प्यार है, उसको अच्छा लगता है पानी, ठीक है। हाइड्रोफोबिया, आपको पता है फोबिया जो शब्द है उसको डर के लिए है। इसका मतलब जो हाइड्रोजन की चेन है उसको फोबिया है वाटर से, वो डिजॉल्व नहीं है। हमारा क्या होगा कि वो हाइड्रोकार्बन में डिजॉल्व होगा, पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। जो हाइड्रोकार्बन चेन है ओरिएंटेड टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट विद द आयनिक एंड आर ओरिएंटेड, जो आयनिक एंड था क्योंकि वो मैंने आपको बताया था हाइड्रोफिलिक है, वो वाटर में घुलेगा। और जो उसका हमारा हाइड्रोफिलिक एंड जो हमारा हाइड्रोजन चेन था वो बेसिकली ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। और इस तरीके से क्या होगा कि जो मिसल्स फॉर्मेशन जो है वो इथेनॉल में नहीं हो पाएगी, ठीक है। इथेनॉल में नहीं हो सकती बिकॉज उसमें वो नहीं घुल पाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये डायग्राम आप देख लें कि किस तरीके से सब कुछ चलता है कि हमारा ये बीच में ऑयल ड्रॉपलेट है, ठीक है, ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ये हमारे सोप्स थे, ठीक है, सोप्स थे। ऑयल ड्रॉपलेट कहीं इस कपड़े में लगा हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। और जो साबुन हमने उस पर लगाया तो ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड्स बन गई, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक मिसल्स की फॉर्मेशन हो गई। ये जो डायग्राम है एग्जाम में आप अच्छे से बना देना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एक प्रॉपर एक तरीके से इस तरीके से दिखाएंगे आप, और लास्ट में आपको एक बनाना है छोटा छोटा सा, इस टाइप से आप गोला बना देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली ये जो डायग्राम है वो बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आप इजीली इसको कर लेंगे। तो फ्रेंड यही थे हमारे आज की जो 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये अगर आपने वीडियो अच्छे से सुनी होगी तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।